मैं रामनाथ प्रसाद, अध्यक्ष दर्शन शास्त्र विभाग, DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग स्नातक द्वितीय वर्ष के चौथे पत्र, जिसे नीति शास्त्र, आचार शास्त्र या अंग्रेजी में एथिक्स कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। नीति शास्त्र में पिछले वर्ग में हम लोगों ने नीति शास्त्र की परिभाषा एवं उसके स्वरूप पर विचार किया था और पाया था कि नीति शास्त्र मानव का एक मानव के व्यवहार का मूल्यात्मक अध्ययन है, एक नॉर्मेटिव साइंस है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ऐसे में मानव व्यवहार प्रमुख हो जाता है। यहाँ हम लोग मानव व्यवहार या कर्म के बारे में अध्ययन करेंगे कि किन कर्मों के बारे में नीति शास्त्र अपना निर्णय देता है या किन कर्मों का मूल्यांकन करता है। इसी संदर्भ में हम लोग आज नैतिक, अनैतिक और नीति शून्य कर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नीति शास्त्र मानव आचरण का औचित्य और अनौचित्य के संदर्भ में मूल्यांकन है। नैतिक कर्म वैसे कर्मों को कहा जाता है जिन कर्मों पर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। नैतिक निर्णय में उन कर्मों पर जोर दिया जा सकता है जो सामान्य व्यक्ति द्वारा विवेकपूर्ण स्वतंत्र चयन के माध्यम से संपादित होते हैं। अर्थात वैसे कर्म को नैतिक कर्म कहा जाता है जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो सामान्य है और जिसमें चयन की स्वतंत्रता है और जिसमें चयन की बुद्धि है या चयन का विवेक है। अर्थात एक सामान्य व्यक्ति जो विवेकपूर्ण चयन करके और तब किसी कार्य का संपादन करता है, तो वैसे कार्य को हम लोग नैतिक निर्णय के दायरे में रखते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दो स्थिति बन सकती है। एक कि सभी कर्मों को नैतिक निर्णय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। केवल उन्हीं कर्मों को नैतिक निर्णय के अंतर्गत रखा जा सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति के कर्म हैं, जो एक विवेकपूर्ण चयन के प्रतिपाद्य हैं और जो समाज पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में बहुत से कर्म ऐसे हैं जो नैतिक निर्णय के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिन कर्मों को नैतिक निर्णय के दायरे में माना जाता है वे दो तरह के हो सकते हैं। एक, या तो वे उचित हों या शुभ हों, और दूसरे जो अनुचित हों और अशुभ हों। जिन कर्मों पर नैतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता है वे नीति शून्य कर्म कहे जाते हैं, और जिन पर नैतिक निर्णय लिया जा सकता है वे नैतिक निर्णय कहे जाते हैं। नीति शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में नैतिक निर्णय योग्य कर्मों में जो उचित कर्म होते हैं उन्हें भी सामान्य भाषा में नैतिक कर्म कहा जाता है, परंतु नीति शास्त्र की भाषा में
पारिभाषिक रूप से जिन कर्मों पर निर्णय लिया जा सकता है उन्हें ही नैतिक कर्म कहा जाता है। सामान्य भाषा में निर्णय योग्य कर्मों को जो अनुचित या अशुभ होते हैं उन्हें अनैतिक कार्य कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के कर्म या कार्य को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक, जैसे कर्म को दो भागों में बांटा जाता है, नैतिक कर्म और नीति शून्य कर्म। नैतिक कर्म अर्थात वैसे कर्म जो शुभ हैं और अनैतिक कर्म वैसे कर्म जो अशुभ हैं। अब हम लोगों ने देखा कि नैतिक कर्म उन कर्मों को कहा जाता है या जिनमें सामान्य व्यक्ति विवेकपूर्ण चयन करके समाज के लिए उपयोगी या अनुपयोगी कार्य करता है। और बहुत सारे वैसे कर्म होते हैं जो व्यक्ति द्वारा संपादित नहीं होते हैं, या व्यक्ति सामान्य नहीं होता है, या उसे विवेक पूर्ण चयन की स्थिति नहीं होती है और वह अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है कि मुझे यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कर्ता में तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वह एक सामान्य व्यक्ति है, एक संपूर्ण व्यक्ति है, वह किसी तरह से असामान्य नहीं है, किसी तरह से उसमें कोई मानसिक बीमारी नहीं है, और दूसरा उसकी बुद्धि या उसके पास विकल्प है और उसके पास इतनी क्षमता है कि वह उन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सके। और तीसरी स्थिति है कि वह एक चयनित कार्य का निष्पादन कर सके या निष्पादन करने का निर्णय ले सके। परंतु बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय के परिणाम नहीं होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामान्य नहीं होते हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे भी होते हैं जिनके लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। तो हमें देख लेना चाहिए कि कौन कौन से कर्म हैं जिन पर नैतिक निर्णय नहीं हो सकता है, अर्थात कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जो नीति शून्य हैं। नीति शून्य कर्मों में सबसे पहले प्रकार का कर्म आता है निर्जीव सत्ताओं द्वारा के कर्म। जैसे वर्षा होती है, तूफान आता है, इससे समाज को बहुत क्षति पहुंचती है, व्यक्ति को नुकसान होता है, या भूकंप आता है, महामारी आती है। इस तरह के जो कर्म होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसके लिए समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होता है। इसलिए उसमें किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि नैतिक निर्णय के लिए यह आवश्यक होता है कि एक व्यक्ति हो जो कर्म का संपादन करता हो। परंतु निर्जीव सत्ताओं में व्यक्तित्व का अभाव पाया जाता है, इसलिए निर्जीव सत्ताओं की क्रियाओं को नैतिक निर्णय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अर्थात ये कार्य नीति शून्य कर्म कहे जाते हैं। निर्जीव पदार्थों के क्रियाओं को नीति शून्य कर्म कहा जाता है, तो इससे भ्रम की स्थिति बन सकती है कि वनस्पति इत्यादि सजीव सत्ताएं हैं, तो इनके कार्यों को क्या नैतिकता के दायरे में
रखा जा सकता है, परंतु यह जान लेना आवश्यक है कि वनस्पतियों में व्यक्तित्व गुण का अभाव पाया जाता है। इनमें संवेदनाएं नहीं होती हैं, इनमें विवेक नहीं होता है और इनमें निर्णय की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए वनस्पतियों के कार्य को हम नैतिक निर्णय के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ताड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आपके सर पर पका हुआ ताड़ का फल गिर जाता है जिससे चोट लग जाती है। इससे ताड़ को दंडित नहीं किया जा सकता है, उसके कार्य को अनैतिक कार्य या नैतिक कार्य नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से पशु पक्षियों के बारे में भ्रम हो सकता है कि चूँकि ये जीवित प्राणी हैं इसलिए इनके कर्मों को नैतिक कर्म कहा जा सकता है या इनके कर्मों पर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है। परंतु यहाँ भी वही स्थिति है कि पशु पक्षियों में व्यक्तित्व नहीं होता है, उनमें विवेक नहीं होता है जिससे वे विकल्पों का चयन कर सकें और किसी एक विकल्प के चयन का निर्णय ले सकें, बल्कि वे अपने इंस्टिंक्ट से प्रभावित होते हैं और इंस्टिंक्ट के अनुसार ही कार्य करते हैं जिसमें विवेक का अभाव होता है। जैसे सड़क चलते व्यक्ति को कोई जानवर मार दे या कोई कुत्ता काट ले तो कुत्ते के काटने पर हम उसे दंडित नहीं कर सकते हैं, उसके कार्य को उचित या अनुचित नहीं कह सकते हैं। यह एक नीति शून्य कर्म है, नीति शून्य क्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य के सभी क्रियाओं को क्या नैतिक क्रियाएं कहा जा सकता है? मनुष्य में दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक ऐच्छिक क्रिया और दूसरी अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया में व्यक्ति अपने स्वतंत्र निर्णय से विकल्पों में से विवेक के आधार पर किसी एक का चयन करता है और उसके आधार पर अपने कार्य का संपादन करता है। परंतु अनैच्छिक क्रियाओं में विकल्प या इच्छा स्वातंत्र्य नहीं होता है। जैसे किसी के अचानक छींक आ जाने पर उसके छींक आने पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। छींक आने की क्रिया को नैतिक कर्म नहीं कहा जा सकता है। इस तरह नित्य कर्मों की क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उन पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ये क्रियाएं नीति शून्य क्रियाएं हैं। इसी तरह पागल या असामान्य व्यक्ति के कार्यों पर कोई नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है। उसका कार्य भी नीति शून्य कर्म के अंतर्गत आता है, क्योंकि नीति शास्त्र में नैतिक निर्णय के लिए यह आवश्यक है कि कर्ता एक सामान्य व्यक्तित्व धारण करता हो, उसमें विवेक की क्षमता हो और वह स्वतंत्र चयन करने की स्थिति में हो। परंतु पागल या असामान्य व्यक्ति में व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसे व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। अतः असामान्य व्यक्ति के कर्म को नीति शून्य कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी तरह मनुष्य की आकस्मिक क्रियाएं या अनुकरणजन्य क्रियाएं नीति शून्य कर्म के अंतर्गत आती हैं। जैसे आकस्मिक रूप से
किसी व्यक्ति के द्वारा कोई क्षति हो जाती है तो उसे हम नैतिक या अनैतिक कर्म नहीं कह सकते। राह चलते व्यक्ति से कीड़े का कुचल जाना उसका नैतिक या अनैतिक कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आकस्मिक रूप से घट जाने वाली घटना है। इसी तरह अन्य बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और अचानक कोई व्यक्ति दौड़कर आ जाता है, तो वैसी स्थिति में उसके कार्य क्रिया उसके द्वारा जो एक्सीडेंट होता है उसके एक्सीडेंट संबंधी कार्य को नैतिक निर्णय के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उसके पास चयन की स्वतंत्रता या विवेक पूर्ण चयन के लिए समय नहीं होता है। बालकों की क्रियाएं। बालक मनुष्य होते हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है। इसलिए बालकों की क्रियाओं को नैतिक क्रियाएं नहीं माना जाता है। बालकों का खेलना, बालकों का चलना या बालकों का किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा देना या बाल अपशब्द बोल देना, ये सारी क्रियाएं उसके नैतिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विकसित नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। अर्थात बालकों की क्रियाएं भी नीति शून्य कर्म की श्रेणी में ही आते हैं। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि नैतिक कर्म के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं: व्यक्तित्व, विवेकपूर्ण चयन और निर्णय की स्वतंत्रता। अर्थात 2 विकल्पों में से किसी एक चयन की स्वतंत्रता। परंतु यदि कोई व्यक्ति दबाव में है, उसके प्राण को खतरा है और तब उसे कई विकल्पों में से किसी एक ही विकल्प पर कार्य करने की स्वतंत्रता है, अर्थात उसके विकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ऑफ विल नहीं है, तो वैसी स्थिति में उसके कार्य को नैतिक या अनैतिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह चयन के लिए स्वतंत्र नहीं है। इस तरह दबाव के प्रभाव में की गई क्रियाएं नीति शून्य कर्म की श्रेणी में आती हैं। सम्मोहन के प्रभाव में की गई क्रियाएं भी नीति शून्य कर्म की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति का विवेक सक्रिय नहीं होता है और न ही उसके पास चयन की स्वतंत्रता होती है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहन करने वाले व्यक्ति के हाथ में होता है और वह उसी के अनुसार कार्य कराता है। अर्थात इसमें व्यक्ति का विवेक और व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए सम्मोहन के प्रभाव में की गई क्रियाओं को नीति शून्य कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। अंततः विलियम लिली ने एथिक्स को प्रभावित करते हुए कहा था कि एथिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग इन सोसाइटी। अर्थात समाज में रहने वाले मनुष्य के व्यवहार का मूल्यात्मक अध्ययन है नीति शास्त्र। अंततः नैतिक निर्णय समाज के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। आपके कार्यों से अगर समाज को लाभ मिलता है या आपके कर्मों को समाज स्वीकार करता है
तो आपके कर्म को नैतिक अनैतिक कहा जा सकता है। परंतु अगर समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो व्यक्ति करता है और उससे समाज को कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसके व्यक्तित्व के अपने प्राइवेसी की अवस्था में किए गए कार्य होते हैं। उससे अगर समाज को कोई क्षति नहीं पहुंचती है या कोई लाभ नहीं होता है तो उसके कर्म को उचित या अनुचित नहीं कहा जा सकता है। उसके कार्य पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता है, अर्थात उसका कर्म नैतिक कर्म नहीं माना जा सकता है। इस तरह के कर्म भी नीति शून्य कर्म की श्रेणी में आते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सामान्य अर्थ में नैतिक कर्म वैसे कर्मों को कहा जाता है जो शुभ या उचित होते हैं, परंतु पारिभाषिक शब्दावली में नैतिक कर्म वैसे कर्मों को कहा जाता है जो उचित या अनुचित होते हैं। अर्थात उचित या अनुचित दोनों ही प्रकार के कर्मों को नैतिक कर्म कहा गया है, और जिन कर्मों को उचित या अनुचित की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है उन्हें नीति शून्य कर्म कहा गया है। अर्थात सामान्य भाषा में हम देखते हैं कि नैतिक कर्म का विपरीत अनैतिक कर्म माना जाता है, परंतु पारिभाषिक शब्दावली में नैतिक कर्म का विपरीत नीति शून्य कर्म होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक कर्मों के वर्गीकरण में मानव व्यक्तित्व, मानव विवेक और चयन की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं के आधार पर कर्मों को नैतिक, अनैतिक या नीति शून्य की श्रेणी में बांटा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही आसान, सरल और महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है और बहुत ही आसान सवाल है और अच्छा मार्क्स भी आता है। इसलिए इस प्रश्न को हमेशा अपने अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। अब हम लोग अगले वर्ग में नैतिक मान्यताओं के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।